कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय आपका रुख करना चाहूंगा, और अभी की जो स्थिति है, अभी की जो तस्वीर है, और अभी की जो धमकियां हैं या चुनौतियां हैं या जो चैलेंजेस हैं, वो आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर ईरान के लिहाज से और उसके बाद से अमेरिका के लिहाज से? आशीष जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रहे, पर म्यूट करिएगा। हमारे साथ टीपी त्यागी भी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। तेजेंद्र पाल जी, सेमी क्वेश्चन आपके लिए भी है कि जो तस्वीर हम देखने को मिल रही है, एक तरफ USS अब्राहम लिंकन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में घबराहट तो बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए ना ईरान के लिए भी, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चैलेंज तो दिया ही जा रहा है ईरान की तरफ से भी कि अगर आप लोगों ने कार्रवाई की तो करारा जवाब दिया जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ ओमान में पहुंच चुका है। जो गल्फ ऑफ ओमान वो है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ भारत की खाड़ी है, एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये वो जगह है जो ईरान के इन्फ्लुएंस में है, और वो वहां पे धमकी दे रहा है कि मैं माइंस बिछा दूंगा, और माइंस बिछा देगा तो फिर वहां से दुनिया भर के देशों को जो व्यापार होता है वो रुक जाएगा। ये खतरा है। अब सवाल ये है कि जहां तक अमेरिका का है, उसने पूरी तैयारी करनी है कि ये जो कैरियर ग्रुप है ये तो एक चीज हो गई, इसके साथ जो डेस्ट्रॉयर्स हैं उसमें गाइडेड मिसाइल लैस है वो भी एक चीज हो गई। उसने 5 स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं जॉर्डन में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और उसने इजराइल के अंदर जो उनके पास थोड़ी बहुत कमी हो गई थी इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, पैट्रियट में और थर्ड में, वो भी पहुंचा दिए हैं। और अब पूरी तरफ से उसने शिकंजा कस लिया है, लेकिन अभी तक अटैक नहीं किया है। उसकी 2 रेड लाइन थी। पहली रेड लाइन ये थी अमेरिका की कि अगर तुम निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाओगे तो फिर हम तुम पर हमला करेंगे, पहली रेड लाइन। दूसरी ये थी कि आपने जिन प्रोटेस्टर्स को पकड़ के जेल में डाला है, अगर आप उन्हें एग्जीक्यूट करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। अब ये दोनों रेड लाइन जो है वो तोड़ चुका है ईरान। उसने गोली भी चलाई। अब जब से इंटरनेट खुला है तब से वो पिक्चर सामने आ रही है जहां IRGC के कमांडर सीधे सीधे गोली मार रहे हैं, और प्लस उसने बहुत सारे एग्जीक्यूशन कर भी दिए हैं, यानी कि फांसी पे लटका भी दिया है। दोनों रेड लाइन खत्म हो गई। मगर अमेरिका को अभी भी यह डर है, क्योंकि पिछले जब 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में से लेके आज तक ईरान की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। उसको चाइना की तरफ से प्लेनेटरी मिक्सर्स और सेंट्रीफ्यूज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड दिए जा चुके हैं। यूरेनियम को वो 60% से ज्यादा रिच कर चुका है, एनरिच कर चुका है। और अब जो बहुत सारे भूकंप छोटे छोटे नजर आए, ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसने छोटे बड़े टैक्टिकल न्यूक्लियर बम या तो बना लिए हैं या तुरंत बनाने के लिए तैयार है, जो उसने खुद कहा है कि मैं 24 घंटे में एटम बम बना लूंगा। एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर है, जिसके रेंज में अलास्का भी आता है और पेंटागन हेडक्वार्टर भी आता है। ये स्थिति ईरान की है, और ईरान ने कह दिया है कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, जरा कुछ और जानकारी मैं अपने दर्शकों को स्पीच दे दूं कि ईरान पर हमले की जो स्टोरी है वो क्यों देखने को मिल रही है, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, उसको निशाना बना सकता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ चीजों को नोटिस किया गया है कि जब जब ये जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो जब नोटिस करेंगे तो कुछ चीजें निकलकर सामने है कि जब जब ईरान पर हमला की बात हो या अमेरिका के द्वारा किसी दूसरे देश पर बात की जाए, चाहे वेनेजुएला की अगर बात की जाए, उस दौरान भी कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी जिसमें पेंटागन के पास मौजूद अगर पिज्जा शॉप की बात की जाए तो वहां पर बिक्री जो बढ़ती हुई नजर आती है। देर रात जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर जो हैं वो मिलते हुए नजर आए, और इस वजह से कहा जा रहा है
कि जब जब इस तरह की तस्वीर होती है तो ये देखने को मिलता है कि कभी भी हमला किया जा सकता है। पेंटागन में अफसरों की बैठकों का अनुमान है देर रात जो बैठक है वो चलती रहेगी। ईरान पर हमले की पिज्जा स्टोरी आप समझिए कि वहां पर जो अधिकारी वो बैठे रहते हैं और उसके बाद से वहीं पर सारी तैयारी की जाती है, एक के बाद एक जो रणनीति है वो बनाई जाती है और फिर पिज्जा ऑर्डर किया जाता है कि भाई साहब भूख तो लगेगी ही, और भूख लगने के बाद ये पिज्जा जो है उसकी बिक्री बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के इलाकों से, आसपास की दुकानों से ये पिज्जा मंगाया जा रहा है और ये जो बिक्री बढ़ रही है वो क्या कर रही है वो भी समझिए कि देर रात जरूरत से ज्यादा पिज्जा के जब ऑर्डर मिलते हैं तो अफसरों की बैठकों का अनुमान जो है पेंटागन में देखने को मिलता है। देर रात तक बैठकें जो है वो चल रही होती हैं और डिनर के लिए पिज्जा का ऑर्डर बढ़ता हुआ नजर आता है। जून में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी जब हमले से पहले पिज्जा का रिकॉर्ड ऑर्डर किया गया था। यानी मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़े की अगर बात की जाए वहां पर भी इस तरह की तस्वीर देखने में यूएस ने ईरान को हर तरफ से घेरा है। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, पश्चिमी एशिया में 3 और कैरियर की मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अब्राहम लिंकन की अगर बात की जाए तो उस पर कम से कम 30 से ज्यादा जो जंगी जहाज वो तैनात किए जा सकते हैं। और वहीं पश्चिमी एशिया की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा किस तरह से यूएस ने ईरान को घेरा वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए कि अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल करीब जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ईरान के। पश्चिमी एशिया में 3 और कैरियर की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। यानी अमेरिका पूरी तरफ से तैयारी करके बैठा हुआ है और जो गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कभी भी हमला किया जा सकता है। पश्चिमी एशिया की बात अगर बात की जाए, यूएस डेल्टा फोर्स जो है पश्चिमी एशिया में तैनात है जो कि कभी भी हमला कर सकती है। यूएस डेल्टा फोर्स, मजबूत फोर्स, वो हमला कर सकती हैं। जॉर्डन को इजराइल का रक्षा कवच बनाया गया है क्योंकि वहां से भी हमला जो है वो करने की तैयारी है। अगर ईरान पर हमला किया जाता है और ईरान ने साफ कहा कि अगर हम पे हमला होता है तो वो दूसरी तरफ इजराइल को भी नहीं छोड़ेगा। जॉर्डन बेस पर 15 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट्स जो है वो तैनात किए गए हैं। यानी जॉर्डन से भी तैयारी है। ईरान की सीमा से जॉर्डन की दूरी करीब 900 किलोमीटर है और इसको बहुत कम वक्त लगता है वहां पर पहुंचने में, जिन फाइटर जेट्स के हम जिक्र कर रहे हैं। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी पहुंचा हुआ है ताकि किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की कमी सैन्य हथियारों में या किसी भी चीज को लेकर देखने को ना मिले, उसकी भी तैयारी पहले से की गई है। ट्रांसपोर्ट विमान पहुंचा हुआ है। अल उदैद बेस में 4 यूएस विमानों की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। यानी हर जगह से अमेरिका तैयारी अपनी करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, जिस तरह से ट्रंप ने चुप्पी साध रखी है, उसके बाद से ये सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर जो है वो पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो टैंक है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप आंकड़े लगा सकते हैं। चीन ने डिफेंस सिस्टम अगर बात की जाए, चीन ने डिफेंस सिस्टम ईरानी ठिकानों पर, ईरान के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। खामनेई के साथ पुतिन और जिनपिंग जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। किस तरह से खड़ा है वो इस ग्राफिक के जरिए समझिए। रूस ने डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर पहुंचाए हुए हैं, जबकि चीन ने डिफेंस सिस्टम ईरानी ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं ताकि जवाब जो है वो दिया जा सके। ईरान के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ाई गई है, पहले से ज्यादा और ज्यादा मजबूत की गई है। अलग अलग शहरों को लेकर तैयारी की जा रही है। रूस ने डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर जो है वो पहुंचा दिए हैं ताकि जब भी उस तरह की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से देखने को मिले तो ईरान भी उसका जवाब दे पाए। और ईरान इसीलिए और ज्यादा बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है और पलटवार करता हुआ अमेरिका पर नजर आ रहा है। मुंहतोड़ जवाब देने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। तो रूस किस तरह से मदद कर रहा है वो आप देख सकते हैं। चीन ने डिफेंस सिस्टम ईरानी ठिकानों पर तैनात कर दिए। ईरान के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। अलग अलग शहरों में सुरक्षा के उपाय जो है वो देखने को मिले हैं। तो अमेरिका की बड़ी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी जी बने हुए हैं, वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन जीएस सोडी साहब आपका रुख करते हैं। जैसा कि त्यागी सर ने कहा कि 2 चीजें थी, उनका जो है ध्यान नहीं रखा गया और उसको कहीं ना कहीं पार किया गया, उस लाइन को क्रॉस किया गया। इसकी वजह से अमेरिका धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान की तैयारी अगर बात की जाए,
चीन और रशिया जो है वो मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफी होगी क्या जो चीजें पहुंचाई गई ईरान के लिए? जय हिंद आशीष जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ में। 3 जनवरी इस साल को जब अमेरिका को वेनेजुएला में भारी सफलता मिली, उसके 5 दिन बाद 8 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को हुक्म दिया ईरान पे हमला करने के लिए। 13 जनवरी सुबेरे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसीज थी, सबके अध्यक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान वेनेजुएला जैसी आसान निशाना नहीं होगा और उसमें कई अमेरिकी सैनिक की मौत भी हो सकती है। और उसी दिन कई खाड़ी देशों ने अमेरिका को संदेश भेजाया कि वो इस युद्ध में अपने जमीन या एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि 13 जनवरी रात को ईरान पे हमला होगा, उस हमले को स्थगित कर दिया गया। अब ये जिस तरह से बड़े पैमाने में अमेरिकी हथियार और लड़ाकू विमान, युद्ध पोत का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है ईरान के आसपास, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की। अमेरिका ताक में है कि ईरान में दोबारा 28 दिसंबर वाले प्रदर्शन हो और उसमें फिर वो वेनेजुएला टाइप कोई एक्शन कर सके, क्योंकि पूर्ण सैनिक हमला तो अमेरिका कभी नहीं करेगा। अमेरिका अच्छी तरह जानता है, पिछले साल जब 12 दिन का ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, सर आपको अभी भी ये लग रहा है कि वो अमेरिका इस चीज का इंतजार करेगा कि प्रदर्शन फिर से, वो तो चीजें चली रही हैं और ईरान तो लगातार यही कह रहा है कि ये सारी चीजें कराने के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है और इशारा अमेरिका की तरफ ही था। आशीष जी, प्रदर्शन ईरान में जो थे वो बंद हो चुके हैं, वहां पे सामान्य जिंदगी आ चुकी है। तो अमेरिका इस ताक में है और अमेरिका ये भी जानता है, पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। ईरान पे 47 साल के प्रतिबंध जरूर लगे हों, लेकिन ईरान ने भी इजराइल को काफी मुंह तोड़ जवाब दिया था और तभी नेतन्याहू को भाग के अमेरिका के पास जाना पड़ा था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए। तो ना अमेरिका ना इजराइल ईरान के साथ दोबारा कोई सैनिक झड़प करेंगे, कोई ना कोई ऐसी ताक में रहेंगे कि वेनेजुएला टाइप कोई ऑपरेशन कर सकें वहां पे, अगर दोबारा अवाम सड़कों पे आती है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, F-15 की डिप्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो ये कितना बड़ा सिग्नल है इस वॉर के लिए? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझको चांस दिया अपने अच्छे चैनल के ऊपर, और मेरे इतने संबंध, मेरे जो को कलीग्स हैं उनसे मैं काफी ज्ञान हासिल कर चुका हूं। पर सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि F-15 ऐसा कोई जहाज नहीं है कि जो आप सोचे कि जिस थिएटर में चला जाए तो सारी दुनिया पस्त हो जाएगी। इसको बहुत हाइप किया गया है। लेट मी टेल यू, सबसे बड़ी बात है, अमेरिका जो एक गन बोट डिप्लोमेसी कर रहा है उसको करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? उसको जब पता चला लास्ट टाइम B-2 बॉम्बर्स ने जब कतार से टेक ऑफ किया और वहां जब बेसिस से टेक ऑफ करने की कोशिश करी थी, उसके रिपरकशंस बड़े सीवियर हुए थे। ईरान ने रिटेलिएट करके उस जगह को अटैक भी किया था और इसीलिए उसको पता चल गया और सबने कह दिया था प्लीज डोंट यूज आवर बेस। हालांकि जॉर्डन ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, F-15 लगा के किया है, पर सारे देशों ने कह दिया है कि वी विल नॉट टेक पार्ट इन द फाइट। हाँ, हिजबुल्ला, हुतीज और जो हमास है उनके द्वारा एक्शन किए गए के पर दखल दे सकते हैं, पर अदरवाइज दे विल नॉट इंटरफियर विद ईदर ईरान और विद अमेरिका। तो ये आप बात मान के चलिए। तो उसको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाना पड़ा क्योंकि वहां से उसके फाइटर टेक ऑफ करेंगे। F-15 में जो फाइटर बॉम्बर्स हैं वो अटैक करेंगे, वो डिस्ट्रॉय भी करेंगे टारगेट, पर उस टारगेट का डिस्ट्रक्शन से ईरान हारेगा नहीं कि जो हार जाएगा। उसके आप कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बेसिस जरूर तबाह करेंगे, रनवे पे छेद कर देंगे। मेरे को पता है 1000 पाउंडर बॉम्ब या 2000 किलो बॉम्ब क्या करता है, वो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर रिपेयर हो जाते हैं। ये भी आप मान के बात चलिए। ऐसी कोई बड़ी हरकत नहीं होगी। हाँ, नुकसान होगा ईरान का, पर वो हारेगा नहीं। अमेरिका और इजराइल को पता चल गया है, जैसे कर्नल शौर्य भी बता रहे थे आपको, एब्सोल्युटली, कि ईरान जो रिटेलिएट करता बड़ा जबरदस्त करता, और ईरान के पास जो मिसाइल है उसको किसी भी अमेरिकन बेस के ऊपर, मेन लैंड के ऊपर अगर एक मिसाइल भी वॉशिंगटन के ऊपर या न्यूयॉर्क पे पड़ती है
आप वहां का हालत इमेजिन कर लीजिए, खाली करने लग जाएंगे अमेरिकन। उनको आदत नहीं है उनके लैंड पे लड़ाई हो, वो बड़े उनकी आदत पड़ी हुई है। तो यानी इसको हम इस तरह से देख सकते हैं क्या, ग्रुप कैप्टन आशीष रसाय सर, कि ये जो स्ट्रेटेजिक वॉर प्लानिंग है इसको इस तरह से देखें, या फिर एक प्रेशर प्लानिंग की तरफ से देखें, या प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है? आशीष, ये पोस्चरिंग है। और अमेरिका को आप जितना मैप कर पाए हैं जब से जनवरी लास्ट ईयर से, जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तो ये पोस्चरिंग उनकी थोड़ी बढ़ी है और थोड़ी एसिमेट्रिक हुई है। छोटे छोटे कंट्रीज को भी ओवर पावर करना, पोस्चर करना, अपने अलाइज को भी पोस्चरिंग करना कि हम आपके टैरिफ बढ़ा देंगे, हम आपके मिलिट्री असिस्टेंस को खत्म कर देंगे, नाटो को भी। तो एक बहुत ही डेलिंक्वेंट बिहेवियर यूएस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। बट नॉट विथ स्टैंडिंग, आपके मुद्दे पर आते हैं, ये अब सीरियस है। बैटल ग्रुप्स को बिना मतलब नहीं मूव किया जाता। उनका एक सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है। और इस केस में आशीष, इस बात को समझना होगा कि अमेरिका पिछले कुछ वक्त से ईरान में रजीम चेंज चाह रहा है। उनका एम क्या है समझें, टैक्टिकली वो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक मूव्स कौन से करेंगे, वेपन सिस्टम्स कौन से यूज करेंगे, ये तो हेग्सेट को भी शायद अभी नहीं पता होगा। वो भी एक डेलिंक्वेंट अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। लेकिन एम क्लियर है, वो ईरान में एक रजीम चेंज चाहते हैं, जिसके लिए वो मिनिमम फोर्स यूज करके एग्जैक्टली वेनेजुएला वाला मॉडल नहीं यूज करेंगे। बट उन्होंने काफी कोशिश की है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाएं। उसके बाद जब उनपे कुछ पेनिटिव एक्शन लेगा वहां का रिलीजियस लीडर, तो उसके बहाने से हम वहां की सिविल सोसाइटीज को इन्फिल्ट्रेट करेंगे और एक ब्लडलेस काइंड ऑफ रेजिम चेंज की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि अब ये जो अपराइजिंग थी ईरान में, तेहरान में, वो डाई डाउन कर रही है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएस। उन्होंने सोचा था कुछ और लंबा चलेगा, तो अब उन्होंने एक दूसरा बहाना, बिकॉज ऑल सेड एंड डन, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक एक्सक्यूज चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो अपराइजिंग के लीडर्स को अगर वहां की रिलीजियस टॉप लीडरशिप ने एग्जीक्यूट किया, जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम इन लोगों को क्रश करेंगे ताकि दोबारा ऐसा ना हो, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसको हम मैसेकर मानेंगे और आपके स्टेट के अंदर, एक सोवरेन स्टेट है ईरान, वहां एंटर करेंगे। इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम त्यागी सर से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमेरिका और ईरान में भारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही, मिडिल ईस्ट से ये आ रही है, जहां ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन जहाजों की अगर बात की जाए, हालांकि ये अनिश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज के तौर पर पहचाना नहीं जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अबू बकर 83 को ईरान के कूहे मुबारक और यूएई के खोर फक्कन एंकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज मोहम्मदी 599 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया। देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, उसी की तस्वीरें हैं। दो और ईरानी अज्ञात जहाजों को भी यूएई के पानी के पास फारस की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। इन दोनों जहाजों के भी युद्धपोत होने की संभावना है। कर्नल त्यागी के रुख करना चाहेंगे। और त्यागी सर, एक तरफ अमेरिका चैलेंज कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो साफ साफ कह रहा है कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, जो मैंने अभी खबर भी बताई, वो अपनी तरफ से पूरी चीजों की तैयारी करके चल रहा है। साथ ही साथ जिस रिजीम की बात आशीष सर ने की, उसको मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या रिजीम चेंज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन से या उनके जरिए वो पॉसिबल हो पाएगा क्या, खासकर ईरान में, अगर ईरान के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, रिजीम चेंज में कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। इंटरनली तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं और वहां के लोग हैं जो खोमेनी के शासन से दुखी हैं, त्रस्त हैं, वो इन मुल्लाओं के शासन को नहीं चाहते। लेकिन वहां एक ग्रुप है जिसमें करीब 10% माइनॉरिटी सुन्नी है और 2% बलोच है, और उस ग्रुप का नाम है जैश अल अदल। अब ये जो ग्रुप है ये ईरान से अलग होना चाहता है, जैसे कुर्द अलग होना चाहते हैं। और ये ग्रुप बहुत शिद्दत के साथ उन लोगों के साथ लगे हुए हैं
जो इस समय विरोध कर रहे हैं। एक जरा सी बात यह है कि अभी कहीं से जिक्र आया कि वहां पे अभी शांति हो गई है। ऐसा नहीं है, शांति हो गई है जैसे ही उन्होंने अपना इंटरनेट खोला। इंटरनेट खोलने की वजह से वहां से वीडियो आने लगे, और जो वीडियो अब तक रुके हुए थे या स्टारलिंक के एंटीना की वजह से आ रहे थे, अब उन वीडियो से ये पता लग रहा है कि वहां के IRGC के कमांडर उनको सीधे सीधे गोली मार रहे हैं।